हम लोग व्यूज एंड न्यूज का, क्योंकि हम लोग का पैटर्न क्या है कि डायनेमिक को कभी छोड़ना नहीं है, और एक बार हम लोग अपने आप को तैयार कर लेते हैं जब मेन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से या पीटी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से 8 महीना 8 घंटा, तो आपका जो डायनेमिक है वो आपका हमेशा, आपको कोई प्रॉब्लम, तो डायनेमिक चलना ही है, और स्टैटिक आपको एक साइड से आप ख़त्म करते जाते हैं ताकि आपको 8 महीना 8 घंटा में स्टैटिक पोर्शन पूरा ख़त्म हो जाता है। अब फिर हमारा पैटर्न ये होता है कि एग्ज़ाम स्पेसिफिक हम कर रहे हैं, लेकिन देखिए स्पेशल डिमांड जो बहुत स्पेशल है कि भाई आप जो है सर एग्ज़ाम के स्पेसिफिक तैयारी करवा दीजिए, तो इस कारण हम लोग क्रैश कोर्स किए हुए हैं, करेक्ट, ताकि आप जो लोग हैं शॉर्ट टर्म मेजर्स में चलते हैं, कम से कम आपके पास अब टाइम है, अब भी शुरू कर दीजिएगा तो आपका बीपीएससी का पीटी तो निकल ही जाएगा, और डायनेमिक चूंकि करते जा रहे हैं तो मेंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बीच में जो टाइम मिलेगा उसमें मेंस भी करवा देंगे, देखिए पार्ट टाइम मेजर्स, लेकिन अदरवाइज हमारा प्लान ये है कि आपको स्टैटिक ख़त्म करना है साइड से, जैसे कि किसी ने आपने 1 महीना में पॉलिटी कर लिया, ऑलमोस्ट 1 मंथ का रखिए तो हिस्ट्री हो जाएगा, 1 मंथ में आपको साइंस हो जाएगा, 1 मंथ में आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, 1 मंथ में आपको मैक्सिमम 20 डेज में इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो जाएंगे, तो ये आपका बड़ा इजी वे में GS 1 2 3 हो जाता है, और GS 1 2 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। इसके अलावा 15-20 दिन का टाइम लगता है, जिसमें एशिया के आपकी तैयारी तो हम साथ साथ कराते ही जाते हैं डायनेमिक के साथ साथ, तो डायनेमिक आपका इंपॉर्टेंट है तो एशिया भी आप अच्छा लिख लीजिएगा, फिर भी एशिया का बीच बीच में करा देते हैं डायनेमिक के साथ साथ। एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, इट इज़ हार्डली ए जॉब ऑफ 15 to 20 डेज, वो बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और आपका ऑप्शनल है, उसमें हम आपको हेल्प कर देते हैं, तो आपका ये बहुत मुश्किल काम नहीं होता, आप एग्ज़ाम निकाल ले जाते हैं। अभी डायनेमिक में हमको आंसर राइटिंग करना पड़ता है, कि हमें डेली जो है मिनिमम 400 वर्ड्स में आंसर लिखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी, भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रेटजी है, मस्ट रिकॉन्साइल स्ट्रेटजिक सेल्फ रिलायंस विथ इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन। ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। हम एग्जाम्पल हमेशा देते हैं, आपको पहले भी दिए हैं, जैसे आप सैमसंग का मोबाइल यहाँ असेंबल करेंगे तो पार्ट आपको ग्लोबल वैल्यू चेन से लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ पार्ट। आज भी जो है जो बैटरी लिथियम बैटरी है, वो ज़्यादातर लोग सैमसंग या सोनी के बैटरी पर डिपेंड करते हैं, कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी की बैटरी जो है उसके लिए हम बाहर से ही ले रहे हैं। जैसे बोला जाता है कि एप्पल की आईफोन की जो बैटरी है वो बैटरी बहुत लंबा लास्ट करता है, बहुत सेफ होता है, बहुत पतला होता है, बड़ा अच्छा होता है, तो हम लोग को डिपेंड तो होना ही पड़ेगा अगर हम इंडियनाइज करें भी तब भी। तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स है स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस, प्राइम मिनिस्टर ने बोला सेल्फ रिलायंस चाहिए, अपने ऊपर आत्मनिर्भरता, तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजिक, हर जगह सीधे हम उठ खड़ा नहीं होंगे। क्रिटिकल सेक्टर से कौन कौन से क्रिटिकल सेक्टर है, जैसे सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर का मोबाइल में इस्तेमाल होता है, डिफेंस में बहुत जगह कंपोनेंट लगते हैं, बैटरीज का जो है, रिड्यूस्ड इंपोर्ट इन डिपेंडेंस, कि हम लोग धीरे धीरे चाहेंगे कि इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हो जाए, और सप्लाई चेन का रेजिलियंस रहे कि खाली एक आइटम न मिलेगा, इसके कारण आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन होना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इंपोर्टेड इनपुट्स मिलने चाहिए हमको, एक्सपोर्ट में कम्पिटिटिवनेस हो, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र में हमको कहीं बाहर से टेक्नोलॉजी ले आए, ये जो है ग्लोबल मार्केट्स हो, मतलब कि सेल्फ रिलायंस और इंटीग्रेशन दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी परव्यू में हम लोगों को आंसर अपना बनाना पड़ेगा, यही बात है। चलिए हम लोग आंसर को आगे बढ़ाते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन है
यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोग नीचे में लिखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी मस्ट रिकॉन्साइल स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस विथ इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी फेसेज ए ड्यूअल चैलेंज, दो चैलेंज इंडिया के पास। इट मस्ट बिल्ड स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत जो है हमको करना है, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए इन क्रिटिकल सेक्टर्स, लेकिन एट द सेम टाइम हमको ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ना पड़ेगा, स्केल में, इन्वेस्टमेंट में, एक्सपोर्ट मार्केट में। ये ऑब्जेक्टिव जो है एक कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि हम आत्मनिर्भर होंगे तो बाहर से सामान नहीं बनाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे अभी जो बना है उसमें बोलता है कि हमको स्ट्रॉन्गर ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्टिसिपेशन चाहिए। क्या चाहिए? पार्टिसिपेशन चाहिए, ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन, वाइल डेवलपिंग डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज, कि हमको अपना देश की कैपेबिलिटी को भी बढ़ाना है और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना है। इंडिया अकाउंटेड फॉर अबाउट 2.9% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग GVA एंड ओनली 1.8% ऑफ ग्लोबल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स। हमको बाहर से सामान 2.9% मंगाना पड़ता है पूरा का, लेकिन एक्सपोर्ट हम मात्र 1.8% करते हैं। इसका मतलब है कि हम डिपेंड करते हैं बाहर के ऊपर में। तो इसका मतलब कि हमको जो है बहुत सारे पोटेंशियल्स को हमें इस्तेमाल करना है। इस तरह का क्वेश्चन लिखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि डेटा के साथ आप लोग थोड़ा जुड़िए। धीरे धीरे क्या होगा कि आप इकोनॉमिक्स में डेटा निकालना शुरू कर देंगे और अपने आंसर्स की क्वालिटी को रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते रहेंगे। रिसेंट डिसरप्शन, अभी जो है पैंडेमिक से लेके अभी जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो आपका इजराइल ईरान का वार हो रहा है, रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है, कोरोना के बाद जो प्रॉब्लम हुआ है, तो सप्लाई चेन रुका हुआ है। तो इसमें जो है फॉरेन सप्लायर्स की बहुत ज़रूरी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्रिटिकल सेक्टर सिक्योरिटी, इंडिया को अपने डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर में, डिफेंस इक्विपमेंट में, फार्मास्यूटिकल्स में, अब एक होता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना, क्रिटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर तो हो जाता है, लेकिन उसका क्रिटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट छोटा सा ही पोर्शन है, वो अगर चाइना से नहीं आएगा तो दवा हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसका कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा। वो क्रिटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमको बाहर से मंगाना पड़ता है फार्मास्यूटिकल में। सेम चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में है कि कुछ सेमीकंडक्टर हमको ताइवान पर डिपेंड करना पड़ता है, चाइना पर डिपेंड पड़ता है। एनर्जी टेक्नोलॉजी, सोलर वोल्टाइक सेल हम बनाते हैं, उसमें हमको चाइना की टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती है। तो कुछ मिनरल्स है जो हमको यहाँ मिलता ही नहीं है, वो हमको बाहर से लाना पड़ता, कोबाल्ट वगैरह। तो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बिकम्स पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट व्हेन इंपोर्ट्स कैन बी डिसरप्टेड बाय वॉर, सैंक्शंस एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल। क्लियर है? ये तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है। बेसिकली हम लोग जो इकोनॉमिक्स में भी जो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, ये आंसर है काफ़ी अच्छा, लेकिन ये आंसर हम ये नहीं बोलेंगे कि हमेशा अच्छा ही रहेगा। क्लियर है? आपको सेम क्वेश्चन जब अगली साल लिखा जाएगा तो इसके डाटा आपके चेंज हो जाएंगे। तो आपको इसमें जो है डेटा के साथ हमेशा आपको जुड़े रहना पड़ता है। इसीलिए डायनेमिक पोर्शन इज ऑलवेज डायनेमिक, ये हमेशा बदलता रहेगा, ये हर सब्जेक्ट के साथ जुड़ता रहेगा। तो हमें क्या करना होगा कि ये क्रिटिकल सेक्टर सिक्योरिटी जो एक वर्ड है, इसके अंतर्गत हमको देखना पड़ेगा किस चीज़ के लिए हम कहाँ से डिपेंडेंट होते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, भाई मैन्युफैक्चरिंग कैन ऑब्जर्व लार्ज नंबर ऑफ फोर्स और लोकल सप्लाई चेन बना सकते हैं। हमारे इंडिया के साथ बेसिक प्रॉब्लम तो यही है ही
कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बेस्ड कैपेबिलिटी बिल्डिंग। अभी क्या है कि लेबर जो है नॉर्मली फैक्ट्री में आता है, सोचता है टाइम पास करके निकल जाए, वो काम नहीं करना चाहता है। वह सैलरी तो बन ही जाएगी, पगार तो मिल ही जाएगा। तो एक हमारे मन में वो कल्चर नहीं आ पाया है जो कल्चर जापान में है। जापान में बाई हैबिट और इंडस्ट्रियस है, क्योंकि सैकड़ों सालों में उनके अंदर में एक कल्चर बन गया है कि हम बेस्ट काम करें, चाहे कोई देख रहा हो या न देख रहा हो। दैट इज द रीजन कि जापान का एकाएक उनको बहुत सारे क्वालिटी कॉन्शियसनेस ड्राइव होता है। वो क्वालिटी को रिलीजन के साथ जोड़ते हैं, वो क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, वो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं। अपने वर्क का जो भी काम करेंगे, अगर एक जापानीज झाड़ू भी देगा तो उसका झाड़ू बड़ा प्रोफेशनल ढंग से देगा। अगर वो खाना भी सर्व करेगा तो बड़ा प्रोफेशनल ढंग से करेगा। चाय भी पिएगा तो पूरा सिस्टम के साथ वो करेगा। तो उनका हर कुछ जो है बड़ा सिस्टम ओरिएंटेड होता है, एज इफ कि एवरीवेयर गॉड इज वाचिंग हिम। तो बड़ा उस तरीके से करते हैं, मतलब रिगार्डिंग वर्क, नॉट रिगार्डिंग हिज पर्सनल हैबिट। उनका वर्क जहाँ वो काम करने जाते हैं वहाँ बड़े ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जोड़ना, कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से आपकी सैलरी में डिफरेंस क्रिएट होगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि आप कोई आदमी अच्छा काम करे तो उसको थोड़ी सैलरी बढ़ जाए, सिमिलर रैंक में दूसरा आदमी है, उसका क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आया तो उसकी सैलरी घट जाए तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये बड़ा ज़रूरी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का कैपेबिलिटी बिल्डिंग करना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टर में हम लोगों ने चालू कर लिया। इसमें हम लोगों ने डाला 1.97 लाख करोड़ की इकोनॉमी, जो है मेजर चंक ऑफ इकोनॉमी, हम इस तरह के सेक्टर में डाल रहे हैं। किस किस में बात कर रहे हैं? ऑटोमोबाइल में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बात कर रहे हैं, इन सबों में डिफेंस में बात करते हैं, डिफेंस के प्रोडक्ट जो तो इसमें बात करते हैं, मेडिसिन में बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल में बात करते हैं। तो जून 2025 तक इसमें जो 1.88 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, जनरेटेड ओवर 17 लाख करोड़ ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन स्केल्स, मोर देन 12.3 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। इसके कारण से जो है, जो हम लोगों ने जो काम किया है, हमने देखा है कि 4-5 साल में क्वांटम जंप तो हुआ है, ये डाटा दे रहा है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सपोर्टेड एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड 7.5 लाख करोड़। कहाँ पर हमारा, हम करीब करीब 5 गुना बढ़ गए इस मामले में। हाउएवर सेल्फ रिलायंस शुड नॉट बिकम इंडिस्क्रिमिनेटेड बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं है कि हम जो है सो जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका हमेशा बदलाव करते रहें। जैसे बैटरी हम बदल नहीं सकते मोबाइल का, बहुत सारे एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हम बाहर से मंगाने ही पड़ेंगे। हम चाह के भी फाइटर प्लेन्स बनाएंगे तो पार्ट हमको फ्रांस से जैसे ले ही रहे हैं राफेल वगैरह का। हाई टैरिफ्स एंड कंपल्सरी लोकलाइजेशन ऑफ एवरी कंपोनेंट कैन रेज कॉस्ट। लेकिन मान लिया कि बाहर से सामान मंगा रहे हैं और उसको हम रोक देंगे टैरिफ बढ़ा कर, टैरिफ मतलब टैक्स लगा कर या कोई और तरीका से हम रेट बढ़ा देंगे, तो इससे जो है हमको मुश्किल ही होगी, हमारा प्रोडक्ट सामने नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन इज इक्वली एसेंशियल। द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग रेयरली अकर्स इंटायरली विद इन वन कंट्री। डिफरेंट स्टेजेज, डिजाइन है, कंपोनेंट है, ये 5 चीज़ याद रखिएगा। असेंबली है, लॉजिस्टिक और मार्केटिंग है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग के 5 स्टेज होते हैं कि डिजाइन है, किसी चीज़ को आप डिजाइन करते, मोबाइल है डिजाइन कीजिएगा, उसके कंपोनेंट्स के बारे में सोचिएगा, फिर कंपोनेंट का असेंबली कीजिएगा, असेंबली करने की जगह देनी पड़ेगी, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, फिर उसको मार्केट में पहुंचाना पड़ेगा। ये तो 5 तो मैन्युफैक्चरिंग के पिलर्स होते हैं, आयाम होते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे नोट्स दैट इंडियाज रिलेटिवली वीक जीवीसी पार्टिसिपेशन, स्पेशली बैकवर्ड पार्टिसिपेशन, importing goods for producing exports, has constrained its manufacturing
फुटप्रिंट्स। तो ये जो है हमारा बैकवर्ड पार्टिसिपेशन, कि हम जो है ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ हम पीछे का इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। जैसे कि हम इंतज़ार करते रहते हैं, हमको होना ये चाहिए कि सामान आए, असेंबली हो, बाहर निकले। अभी हम क्या करते हैं, रोके रखते हैं। वो सामान आएगा तो फिर जो है सो हम, अब मान लिया कि आप मोबाइल का बना रहे हैं, आपने मोबाइल आधा बना लिया, अब इंतज़ार कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर आएगा तब उसमें डालेंगे, बैटरी आएगा तब उसमें डालेंगे। तो क्या होगा, वो सेमीकंडक्टर बैटरी आने तक आपको स्टोरेज में रखना पड़ेगा, तो आपका कॉस्ट तो बढ़ेगा ही, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने हाफ असेंबली रखा है। होना क्या चाहिए, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम आया, बना, असेंबली हुआ, बाहर निकला, मार्केट में गया। तो बैकवर्ड पार्टिसिपेशन जो है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इंटीग्रेशन जो है आपका इनिशियली लगेगा कि भाई फॉरेन का पैसा जा रहा है, फॉरेन में पैसा जा रहा है, लेकिन बाद में हमारा वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको हम एक क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस और आंसर लिखने का लोगों का प्रैक्टिस नहीं होता है, और ये पीटी के बाद आप सीख भी नहीं सकते हैं। आज आपको परेशानी लग रहा होगा कि साहब ऐसे हम कैसे लिख लेंगे, लेकिन आज नहीं लिखिएगा तो उस समय तो और नहीं लिखिएगा। दो प्रोसेस होता है, एक होता है कि एग्जाम में आपको इजी हो जाए, एग्जाम हॉल का 3 घंटा जो है वो आपके लिए अच्छा हो, और एक तरीका है कि आज आपके लिए अच्छा हो। तो आज आपको थोड़ी तकलीफ होगी लिखने में, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको आसानी हो जाएगा। सेम बात हम कहते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि सर हमको इंग्लिश में समझ में नहीं आता, और कभी जिंदगी में 15 दिन टाइम इंग्लिश को नहीं दिए हैं, वो कभी नहीं दिए हैं। तो मैं उसको यही बताता हूँ कि आज तुम 15 दिन टाइम दो, तुम्हारा एग्जाम में तुम थैंक यू बोलोगे। सही बात है कि नहीं। जो आदमी एक्सरसाइज करता है, आज उसको तकलीफ होती है, लेकिन कल होके उसको वो थैंक यू कहता है कि चलो भाई हमारे लिए अच्छा ही हुआ कि हमने एक्सरसाइज किया। दैट इज द सेम थिंग। आज थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन अभी समझ जाइएगा तो उस समय आसानी हो जाएगा। ये सब डाटा धीरे धीरे आपको याद रहेगा, याद रहेगा तो एग्जाम टाइम में आपको ये बेनिफिट देगा। यही कारण है कि डायनेमिक पढ़ने वाले निकाल ले जाते हैं, स्टैटिक खाली पढ़ने वाले लोग जो हैं वो पीछे हो जाते हैं। इसको थोड़ा और समझिए कि स्मार्टफोन 50,000 का है, ये लिखना नहीं है, ये आपको समझने के लिए इलस्ट्रेशन है, ठीक है ना। तो डू नॉट हैव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर डोमेस्टिकली, जो हम बताए हैं, इंपोर्टेड चिप्स आएगा, कंपोनेंट आएगा, असेंबली होगा, सॉफ्टवेयर होगा, टेस्टिंग इंडिया में कर लेंगे, और फिर इंडियन कंपोनेंट सिस्टम को हम डेवलप करेंगे, तो हम बाद में एक्सपोर्ट एक्सपैंड भी कर सकते हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम धीरे धीरे चालू कर सकते हैं। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इस तरह बढ़ेगा। The importing intermediate goods can sometimes be a pathway to export competitiveness rather than economic dependence. बाहर से सामान लाके जोड़ने से हम बाद में धीरे धीरे एक्सपोर्ट में बढ़ ही जाएंगे। इंडिया का टोटल मर्केंटाइज एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट रिस्ट US 720 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल जनवरी। ये डाटा है कि हमारा ग्रोथ रेट 6.15% होता है। तो रिकॉन्साइलिंग द टू ऑब्जेक्टिव, तो इंडिया को क्या चाहिए, दोनों ऑब्जेक्टिव को, कि बाहर से मंगाइए भी, कैपेबिलिटी बनाइए, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बनाइए, सप्लाई चेन बनाइए, इंटरनेशनल कम्पिटिटिव प्राइस पे खरीदिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बनाइए, लॉजिस्टिक्स कीजिए, अपने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को, अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, R&D कीजिए, और ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ये ग्लोबल वैल्यू चेन जो है, इंटीग्रेशन विथ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लास्ट में आप कंक्लूजन दे देते हैं। तो दिस इज द पॉइंट जो कि आपके लिए थोड़ा आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, आपने फोर्थ क्वेश्चन कर li, फोर्थ क्वेश्चन में यू आर कंफर्टेबल, चौथे क्वेश्चन में कंफर्टेबल हैं आप, तो ठीक है। चौथा क्वेश्चन तो आपने लिखने का आपको है ही, आज अगर यहाँ टाइम नहीं मिल पाया हो, घर जाइए लिख लीजिएगा फोर्थ क्वेश्चन। अगेन कल आपको क्या टेस्ट में रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन,
हम इकोनॉमिक्स धीरे धीरे ही करेंगे, लेकिन अगर हम इस तरीके से करते करते, हमको क्या क्या टॉपिक है भाई, पॉलिटी में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, इकोनॉमिक्स में कंफर्टेबल नहीं है, ज्योग्राफी हम धीरे धीरे आपको ठीक कर ही देंगे। पहले हम इकोनॉमिक्स के ये जो बेसिक डायनेमिक एस्पेक्ट को अगर हम देख लेते हैं और हम स्टैटिक से जोड़ देंगे, साथ ही साथ तुरंत जोड़ देंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मेन एग्जामिनेशन में आंसर दे पाना। नहीं तो इकोनॉमिक्स के कारण ही बच्चों का कोई मार्केटिंग ऑफिसर बनता है और उसी एग्ज़ाम से कोई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनता है। और हम बताएं कि सेम एग्ज़ाम है, सेम बेंच पे बैठा बच्चा, एक बन जाता नीचे, एक बन जाता 20 साल ऊपर, और जो नीचे रहता है वो हर साल रोता है कि अगले साल भी कोई जूनियर आ गया, उसके बाद वाला वो बोलेगा कि मैं तो 64th बीपीएससी का हूँ। क्या बोलता है मार्केटिंग ऑफिसर या नॉर्मली ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी कि मैं 64th बीपीएससी का हूँ। अब वो जो आया है एसटीओ, वो तो आपका 80 वाला है, 80 मतलब कि अभी आने वाला, अभी तो 72 चल रहा है, वो आ रहा है। तो मतलब बेचारा अभी भी अपने 13 साल बाद जो एग्ज़ाम लिखेगा वो भी उसका बॉस बना हुआ है। तकलीफ होगी कि नहीं होगी? कारण इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के कारण ही रैंक बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, ये याद रखिएगा। जिन लोगों का इकोनॉमिक्स अच्छा है, जो लोग लिखने का प्रैक्टिस किए हुए हैं, उनका रैंक इम्प्रूवमेंट जरूर हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है, जिस कारण से लोग रैंक बहुत नीचे रहता है, वो कारण यही है इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये लिखने का प्रैक्टिस लोग नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि इकोनॉमिक्स को लिखने का ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एक दिन में एक ही लिखो। हम लोग तो जब फाइनल स्टेज में पहुंचने जाते हैं तो एक दिन में 20-20 क्वेश्चन लिखे हैं इकोनॉमिक्स का, एक दिन में 20-20 क्वेश्चन लिखे हैं, तो ये किए हैं। लेकिन आप एक दिन में एक एक लिख के ही आप प्रैक्टिस करते रहो, इकोनॉमिक्स अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत इजी लगेगा एग्ज़ाम निकालना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही इकोनॉमिक्स में ही होता है। ठीक है ना? तो आज हम एक करते हैं, कल हम 2 टॉपिक लेंगे। वो 2 टॉपिक रहेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या कहते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे और हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। दोनों कॉन्टेक्स्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़ेंगे। आज के क्वेश्चन में आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिखा होगा, आज के क्वेश्चन में वो रहा होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहा होगा। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल रहा होगा। इसको अब हम थोड़ा एडवांस करेंगे, इसी कंसेप्ट को कल हम एडवांस करेंगे। करेक्ट? तो फिर हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना?